हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यार एग्जाम पर। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर कौन सा था? मेटल और नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु के बारे में, जिसके अंदर हमने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म के बारे में। हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके थे। फिर हमने बात की थी आयनिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक के जो गुणधर्म थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद जो है चैप्टर, ये मान लीजिए आपको पहला पार्ट जो था चैप्टर का वो खत्म हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है चैप्टर का, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, अकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? धातुओं का निष्कर्षण, यानी किस प्रकार से धातुएं इम्प्योरिटी से, मेटल इम्प्योरिटी से अलग करके प्योर फॉर्म में हम लेके आएंगे, यानी अशुद्ध रूप से शुद्ध रूप में हम धातुओं को बाहर निकालेंगे, उसको क्या बोलेंगे? अकरेंस ऑफ मेटल। अब किसमें से अकरेंस होगी? ये अकरेंस होगी इसकी ओर में से। किसमें से? और को क्या बोलते हैं? अयस्क। ठीक है, तीन डेफिनेशन पढ़ोगे आप। एक तो पढ़ोगे और, एक मिनरल्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? खनिज, और एक गैंग। पेपर में आपके एक नंबर की डेफिनेशन भी आ सकती है। ठीक है, मैं समझो मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज जो का एलिमेंट आपके या कंपाउंड नेचुरली मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलने वाले तत्वों को क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। अब अर्थ क्रस्ट में कहा मिलेंगे? ये कहा मिलेंगे आपको? अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में, यानी जो पहली सरफेस होगी ना अर्थ की, इसके अंदर क्या मिलेंगी आपको? मेटल्स मिलेंगी। अगर मेटल्स होगी तो इसके साथ में, इनके साथ क्या होगी? मेटल्स के साथ, एलिमेंट के साथ, एलिमेंट तत्वों के साथ, नॉन मेटल मेटल के साथ क्या होगी? इम्प्योरिटीज भी होंगी, यानी अशुद्धियां भी होंगी। समझ आई बात है? इन्हीं अशुद्धियों से अपने प्रॉफिट के लिए, आप जब एनसीईआरटी को रीड करोगे ना इस टॉपिक को, तो आपको पहले इसकी डेफिनेशन मिलेगी, फिर इसकी, फिर बाद में उसकी मिलेगी। ठीक है, अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, फायदे के लिए ज्यादा मात्रा में अगर मान लो भाई कहीं पे, मान लो भाई 90% मेटल है, उसमें 10% इम्प्योरिटीज है, तो अपने फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए एक्सट्रैक्ट करना किसको? मेटल को, धातु को, किसमें से? इम्प्योरिटीज में से, उसको क्या बोलेंगे? और ऐसा बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगी? देखो मैं इसमें पढ़ भी देता हूं आपके लिए। At some place, mineral contain a very high percentage of particular metal, and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ore. यानी भाई सीधी सी बात है, कई जगह पर क्या होता है, ज्यादा मात्रा में पाई जाती है मिनरल्स के अंदर। मिनरल्स के अंदर क्या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? मेटल्स, धातुएं, एलिमेंट ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उन्हीं को अपने प्रॉफिट के लिए उन मिनरल्स में से, उस इम्प्योरिटीज में से अलग करना ही क्या कहलाता है? ओर्स कहलाता है, यानी ऐसा कहलाता है। समझ में आई बात? यानी दिस मिनरल्स इज कॉल्ड ओर, यानी जो ज्यादा मात्रा में मेटल मिलेगी ना जिस इम्प्योरिटीज के अंदर, उनको ऐसे बोलते हैं ओर। ठीक है, गैंग क्या आता है भाई? आपके मेटल के साथ डस्ट हो, या रेत, सैंड पार्टिकल्स हो, या कुछ और थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज हो, जिसको वॉश करके हम अलग कर देंगे। क्या कर देंगे? वॉश करके अलग कर देंगे। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। ये चीज थी इसके अंदर। अब जैसे आगे बढ़ेंगे ना, अब अगर मैं आगे बात करूं आपसे इसके बारे में, टॉपिक के बारे में, तो आगे क्या होगा? आगे आप क्या पढ़ोगे? एक टेबल आएगी आपके लिए। ठीक है, जैसे अब और हो गया ना, तो और पे बात करेंगे भाई, ऐसे पे बात करेंगे आप। अब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ गए थे, सक्रियता श्रेणी, उसके अंदर हमने सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल पढ़ी थी, बीच वाली मेटल पढ़ी थी जो कम रिएक्टिव है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल पढ़ी थी, यानी बहुत ज्यादा विक्रियाशील और कम विक्रियाशील धातुओं के बारे में हमने एक ऑर्डर तैयार किया था। उसी को क्या बोला था? रिएक्टिविटी सीरीज, यानी सक्रियता श्रेणी। अगर मैं पढ़ूं इसके बारे में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं का निष्कर्षण, इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। कौन कौन सी मेटल है? गोल्ड,
सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। किस स्टेट में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में, यानी ये सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एट द सल्फाइड और ऑक्साइड और द मेटल आर द टॉप और एक्टिविटी सीरीज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव दे आर नेवर फाउंड इन अ नेचुरल एज फ्री एलिमेंट। The metals are in the middle of the activity series. Zinc, iron, lead, etc. are moderately reactive. They are found in the earth crust mainly as oxide, sulfides, and carbonates. Yet you will find that ore of many metals are oxide. This is because oxygen is a very reactive element and very abundant on the earth. देखो भाई तीन कैटेगरी पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की। एक कैटेगरी आपकी ये है, इसके बाद कैटेगरी है जिंक, आयरन, लेड और कॉपर आपका। ठीक है, यही है ना? हाँ, समझो भाई क्या है इसके अंदर। जो सबसे ऊपर है बीच वाली है और सबसे नीचे वाली है। जो सबसे ऊपर होगी ना, ये है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये सबसे कम रिएक्टिव है। अब कई बार क्या होता है, अगर मैं नीचे से बात करूं फिर फ्री स्टेट में मिलती है, लेकिन कई बार इन दोनों के साथ इंप्योरिटीज किसके रूप में पाई जाती है? या तो सल्फाइड की इंप्योरिटी पाई जाती है साथ में इनके, या फिर ऑक्साइड और मिलता है आपको, इनके साथ इंप्योरिटीज मिलती है। किसकी? सल्फाइड की या ऑक्साइड की, कॉपर और सिल्वर की। अगर मैं इनके बीच वालों की बात करूं, जिंक, आयरन, लेड, जैसे इसमें लिख भी रखा था, जब आप पढ़ोगे ना एनसीईआरटी को रीड करोगे तो आप ध्यान से देखोगे इन चीजों को पढ़ना, तो आपको ये सारी चीज मिलेंगी। द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर मोडेटिव रिएक्टिव। ठीक है, तो ये जो मिडल वाली ना, जिंक, आयरन और लेड, ये लेड सीसा होता पीबी, और ये मान लो आप ये भी इसके अंदर कैटेगराइज कर लो इनको चाहिए। ठीक है, ये किस फॉर्म में पाई जाती है? इनके साथ जो इंप्योरिटीज मिलेगी ना, या और मिलेंगे, और मिलेंगे यानी अयस्क। किस किस के मिल सकते हैं? कार्बोनेट्स के, सल्फाइड्स के, या फिर ऑक्साइड्स के। ठीक है, समझ? देखो भाई, समझो इस चीज इसको भाई, और का मतलब क्या है? धातुओं के साथ इंप्योरिटीज होना। ठीक है, अब ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये तो मेटल, ऐसी कुछ मेटल्स हैं जो सोल्यूबल है इनमें, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये किस फॉर्म में पाई जाती है इंप्योरिटीज? ये सोल्यूबल फॉर्म में इनके साथ इंप्योरिटीज पाई जाती है। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, की इंप्योरिटी होगी सोडियम के अंदर, इस प्रकार से। अब इनके अंदर अगर मैं बात करूंगा ना इंप्योरिटीज की, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगर मैं मिडल की बात करूंगा, जिंक, आयरन, लेड, जिंक, आयरन, लेड, जिंक, आयरन, लेड और आपका कॉपर ही बोल दिया जाए, तो इनके साथ जो इंप्योरिटीज अशुद्धियां मिलेंगी ना की, वो किस में मिलेंगी? कार्बोनेट की हो सकती है, सल्फाइड और ऑक्साइड की। ठीक है, ऑक्साइड की क्यों होंगी? ये नेचुरली है, और ये फ्री स्टेट में होती है चारों मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। लेकिन कई बार क्या होता है, सिल्वर की और कॉपर की भी इंप्योरिटीज मिल जाती है सल्फाइड के रूप में और ऑक्साइड के रूप में। अब बात आई कि ये ऑक्साइड की इंप्योरिटी इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों है? क्योंकि आप सबको पता होगा अर्थ के अंदर रिच मात्रा में, ज्यादा मात्रा में क्या आपकी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के ऐसा एलिमेंट है जो सबके साथ क्या कर लेता है, ऐसा तत्व है जो सबके साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। अगर ये सबके साथ अभिक्रिया कर लेगा, ये तत्व कौन? ऑक्सीजन, तो फिर क्या बनाएगा उनके? हम पढ़ के आए थे ना, जैसे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाता था मैग्नीशियम का? ऑक्साइड। इनके भी ऑक्साइड बनते हैं ना, जैसे एल्यूमिनियम का था, एल्यूमिनियम के साथ हमने हीट किया था, डेल्टा, क्या बनाएगा? Al2O3 ऑक्साइड। देखो भाई, इस प्रकार से ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो मतलब सबसे रिएक्शन कर लेता है, रिएक्टिव मेटल है, इनके साथ अपनी अटैचमेंट दिखाता है। तो ये इस प्रकार से था। अगर मैं अब आगे बात करूंगा ना इसके बारे में कि भाई हम टेबल के अकॉर्डिंग कैसे इसको देखेंगे, इस प्रकार से होगा। जैसे इसका टेबल में आप लिख रखा है इलेक्ट्रोलाइसिस, और यहाँ पे एक कैल्सिनेशन होगा, एक सल्फाइड के लिए क्या होगा? रोस्टिंग होगा। ठीक है,
एक आप आगे चार्ट देखोगे, उस चार्ट के अंदर क्या देखोगे कि भाई आपकी ओर मेटल ओर है सबसे ऊपर, और ओर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा आपका, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? ओर को 3 पार्ट में डिवाइड करके दिया हुआ है। वो कैसे दिया हुआ है आपको? जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है ओर, फिर यहाँ पे है हाईली रिएक्टिव मेटल, जस्ट आपको रफली समझाने के लिए कर रहा हूं भाई। फिर मिडल वाली, और फिर लिस्ट रिएक्टिव मेटल बोलो या लोवेस्ट बोल लो, ठीक है। लिस्ट बोलो या इसमें क्या लिख रखा है? मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग थी ना वो सारी सारी। इसमें कौन कौन सी थी? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जिंक, आयरन, लेड और आपका कॉपर भी। इसके अंदर बात करूं तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। समझ में आई बात? अब क्या हुआ, इनके अगर इम्प्योरिटीज को अलग करना ना, किसको अलग, देखो अब क्या सीखेंगे अब अपना काम की। देखो आपने पढ़ लिया कि भाई और क्या होते हैं जिसके अंदर इम्प्योरिटीज अशुद्धियां मिलती है, उनको अयस्क बोलते हैं। धातुओं के साथ मिलने वाली अशुद्धियों क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। ज्यादा मात्रा में धातु, ज्यादा मात्रा मतलब परसेंटेज ऑफ मेटल्स ज्यादा होगा, और इम्प्योरिटीज का परसेंटेज वो क्या होगा? कम होगा, तो उसको बोलेंगे और अयस्क। अब आपने पढ़ लिया भाई ये इसको इम्प्योरिटीज है, इसको अयस्क बोलते हैं। अब अपना सेकंड काम क्या है? उन अयस्क में से अपने को प्योर फॉर्म में मेटल लेनी है। प्योर फॉर्म में मेटल लेनी तो कुछ प्रोसेस होगी, यानी अभिक्रियाएं या फिर आप प्रक्रियाएं होंगी, जिनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। जैसे भाई अगर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं, तो उनको अगर उनकी इम्प्योरिटीज से, अशुद्धियों से अलग बाहर निकालेंगे तो कौन सी प्रोसेस का, कौन सी विधि का या किस प्रक्रिया का हम इस्तेमाल करेंगे? मिडल में है उनके लिए क्या करेंगे, और जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है उनके लिए कैसे हम ये चीजें करेंगे? एक एक करके चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके डायरेक्ट पेपर में डायरेक्ट ये डायग्राम आ सकता है भाई 3 नंबर का, तो ये आपको याद कर लेना, ठीक है। समझो, हाईली रिएक्टिव मेटल है, इंप्योरिटीज को अलग करना है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या यूज करेंगे? पढ़ेंगे आगे एक एक डिटेल में, आपको सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं ये पहले। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन का इस्तेमाल करेंगे और अपनी प्योर फॉर्म में क्या आ जाएगी? मेटल आ जाएगी, धातु आ जाएगी शुद्ध रूप में, ठीक है। जैसे इसके लिए अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे ही NaCl सोडियम क्लोराइड है ना, तो सोडियम को इसके क्लोराइड से अलग करना, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। क्यों? आयनिक कंपाउंड है, जैसे ही सॉल्यूशन बनाएंगे इसका तो किस फॉर्म में आएगा? आयंस में, और आयन में जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे आयन में टूटेगा और आपका सोडियम प्योर फॉर्म में अलग होगा। अगर हम मिडल को एक बार बीच में रखें, अगर मैं लो मेटल की बात करूं इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए, अगर इनमें सल्फाइड, हमें पढ़ गए थे भाई इसके अंदर इम्प्योरिटी सल्फाइड और की भी हो सकती है और ऑक्साइड की भी, ठीक है, और ऑक्साइड की भी। अगर इसमें सल्फाइड की इम्प्योरिटीज है, सल्फाइड अयस्क की, किसकी? सल्फाइड अयस्क। तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको अलग करने के लिए मतलब प्रोसेस है, इस चीज के लिए बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इस के लिए सल्फाइड अयस्क को, इसमें से इम्प्योरिटीज अलग करने के लिए इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे भाई, गर्म करेंगे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के साथ। उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। हिंदी में बोलूं तो भर्जन। क्या बोलते हैं? भर्जन। तो आपका इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो आपकी किस फॉर्म में आएगी? मेटल का ऑक्साइड बन के आएगा, धातु का ऑक्साइड बन के आएगा, जैसे कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर का या गोल्ड का ऑक्साइड आएगा। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके लिए हम ये लेके आएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। के लेके आएंगे रिड्यूसिंग एजेंट, इसका यहाँ पे होगा रिडक्शन, अपचयन। क्या होगा? अपचयन करेंगे किसके साथ? जैसे मान लिया कार्बन के साथ, और अपने प्योर फॉर्म में मेटल आपको धातु शुद्ध अवस्था में मिल जाती है, ठीक है। ये थी आपकी सल्फाइड और के लिए। ऑक्साइड है, ऑक्साइड को सिंपली हीट कर दो, आपकी मेटल अलग होगी, इसका ऑक्साइड का अलग होगा, ठीक है। अगर मैं मिडल की बात करूं ना, मिडल के लिए इसमें इम्प्योरिटीज हम पढ़ गए थे भाई 3 प्रकार से होंगी। मेनली तो दो के लिए हम डिस्कस कर लें एक बार, ठीक है। ऑक्साइड वो तो आप समझ लीजिएगा सीधा डायरेक्ट, अगर ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड के रूप में, जैसे मेटल के साथ, एलिमेंट के साथ ऑक्साइड के रूप में इम्प्योरिटीज है, तो डायरेक्ट आप वो हीट कर दीजिए, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट ले आइए, तो आपकी मेटल अलग हो जाएगी, ठीक है, शुद्ध फॉर्म में मेटल आ जाएगी आपकी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं भाई, 2 प्रकार से यहाँ पे 2 प्रोसेस होंगी। एक तो होगा आपका, अगर इम्प्योरिटीज होगी आपकी कार्बोनेट्स और की,
कार्बोनेट आयस्क, ठीक, कार्बोनेट आयस्क की। दूसरी इंप्योरिटीज सल्फाइड और, सल्फाइड और का देखो सारे सीख क्या है भाई, अभी सल्फाइड और है तो क्या करो, रोस्टिंग करवा दो भाई, यानी भर्जन करवा दो, क्या करवा दो, भर्जन, यानी ऑक्सीजन दे दो साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में और हीट, हाईली हीटेड कर दो, बहुत ज्यादा गर्म कर दो, ठीक है, तो आपका मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे एक प्रोसेस करवानी पड़ती है, यहाँ पे अब ऑक्सीजन नहीं देनी भाई, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं देनी है और इसको हीट करना है। इस प्रोसेस को बोलेंगे कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, निस्तापन। क्या बोलेंगे, निस्तापन, कैल्सिनेशन करवाएंगे और अपना क्या मिलेगा, दोनों देखो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मिला ना, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, यहाँ से भी धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मिल गया ना, मेटल का ऑक्साइड, और इसको फिर वही काम रिड्यूसिंग एजेंट ले आएंगे, ठीक है, अपचयन करवाएंगे और आपकी प्योर फॉर्म मेटल आपको मिल जाएगी। ये है मतलब, अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, शुरुआत पीछे से करेंगे और फिर बिल्कुल टॉप में चले जाएंगे भाई, ठीक है, नीचे से शुरुआत करते करते ऊपर तक चले जाएंगे भाई। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे भाई, अगर लो रिएक्टिविटी मेटल है, लो रिएक्टिविटी मेटल्स हैं, उनका एक्सट्रैक्शन करना है, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन लो रिएक्टिविटी, ये टॉपिक देगा आपको, हेडिंग देगा, तो अब आपने को क्या बात करनी है, इनके बारे में बात करेंगे। एक आपको एग्जांपल लिखना है और उसके बारे में डिटेल से आपको बताना है कैसे कैसे होगा, जैसे ये प्रोसेस होगी ना, इनके बारे में बताना आपको, ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। देखो जैसे अब सबसे पहले हम करेंगे, अब अनरिचमेंट ऑफ फोर्स में पढ़ोगे ना, तो वहां पे आप डेफिनेशन पढ़ लोगे गैंग्यू की, ठीक है, जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, गैंग्यू डेफिनेशन है, और माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेनिमेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सोयल सेट। अगर और के साथ में जो जब आप और को बाहर निकालोगे मेटल से, उसमें अर्थ क्रस्ट में से, धरती की सतह में से, तो उसके साथ मिट्टी भी तो आएगी ना, तो जो मिट्टी की इम्प्योरिटीज है और के साथ, उसी को क्या बोलेंगे, गैंग या गैंग बोल देंगे भाई। ये आसान सी डेफिनेशन है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आया वो क्या आया है, एक्सट्रैक्शन मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, यानी एक्टिविटी सीरीज में जो अपने मेटल होगी उनका एक्सट्रैक्शन किस प्रकार होगा, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें मर्क्यूरी का भी दे रखा है ना एग्जांपल, तो मर्क्यूरी भी आएगी, ठीक है आपकी, क्योंकि अपनी एक्टिविटी सीरीज मर्क्यूरी थी ना वहां पे। हेडिंग क्या है, एक्सट्रैक्टिंग metals low in the activity series। एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना मेटल्स को जो लो है, लो रिएक्टिविटी सीरीज में थी, ठीक है, जैसे मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये मेटल थी भाई आपकी। मर्क्यूरी भी आएगी ना, इसी में लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं मिलती, आपको बताएंगे बाकी। मेटल्स इन, आप ये पढ़ लेना, ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे इसमें है हिंदी में क्या आएगा, निष्कर्षण धातुओं का जो सक्रियता श्रेणी में नीमन, जो सबसे नीचे उनके लिए। अब जब पेपर में आएगा तो ये 3 नंबर का आएगा भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो देखो हमने पढ़ गए थे भाई, इसके अंदर क्या होगा, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, रोस्टिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, रोस्टिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भर्जन। आपको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा दोबारा से भी, यहाँ पे भी देख लो। भर्जन का मतलब क्या है भाई, आपका जो ओर है उसको बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई में क्या करना, हाईली हीटेड करना, ठीक है, ऐसा को ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की सप्लाई देके उसको गर्म करना, हाईली हीटेड करना, ठीक है।
क्यों? उसको उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रोस्टिंग बोलेंगे। तो कौन सा और? किसका और? सल्फाइड का। किसका? सल्फाइड का। किसका है ऐसा का? सल्फाइड का। सल्फाइड, ठीक है। सल्फाइड गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करोगे तो गैस निकलेगी पक्की। अगर सल्फाइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस पक्की निकलेगी भाई, और मेटल का ऑक्साइड बनेगा। मेटल का, धातु का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। ध्यान रखना भाई, सल्फर का ऑक्साइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कार्बोनेट का अगर और है ऐसा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगी मेरे लिए। तो जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने मेटल उठा ली, धातु उठा ली भाई, ये ले ली मर्क्यूरी का HgS। HgS कैसे बनता है? ये Hg2 पॉजिटिव होता है और S2 सल्फाइड पे S2 नेगेटिव होता है। ध्यान रखना, ठीक है। चार्जिंग ऐसे होता है। अब आप पढ़ के सारे के पढ़ के क्या पढ़ के आए थे कि वो जो नेचुरली मेटल अकरिंग पाई जाती है, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। पारा मर्क्यूरी किस फॉर्म में पाई जाती है? क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा ना, उसमें डलती है ये, ठीक है। या ब्लड प्रेशर मापने वाला जो मीटर है उसके अंदर भी डलती है। अगर रूम टेम्परेचर की मैं बात करूंगा ना, रूम टेम्परेचर की, तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से ये किस फॉर्म में पाई जाती है? तरल अवस्था में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे ये प्योर फॉर्म में नहीं है भाई, इसके साथ इम्प्योरिटीज है, अशुद्धि है। और किसकी अशुद्धि है? सल्फाइड की। सल्फाइड की है तो ये अयस्क हो गया, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में। अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे। ऑक्सीजन सप्लाई किसमें देंगे? हाईली हीटेड करेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म करेंगे, और इसी विधि को क्या बोलेंगे? प्रोसेस को रोस्टिंग वर्जन बोलेंगे, ठीक है। मेटल और धातु के और को, तो सल्फाइड और मेटल सल्फाइड और आर हाईली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज कॉल्ड रोस्टिंग। या when we heated sulfide ore in the presence of oxygen in highly heated, when we extremely heated sulfide ore in the presence of oxygen give metal oxide and sulfur dioxide gas, this process is known as roasting। उस विधि को क्या बोलते हैं? वर्जन बोलते हैं, समझो। अब यहाँ पे देखो भाई, ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव, अब ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगी इससे, ये इसको ले जाएगा। तो अब क्या बनेगा? HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और कौन सी गैस बाहर निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब ध्यान रखना, पेपर में यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, वो बताऊंगा आपको। और फिर मैंने बताया था भाई, मेटल का ऑक्साइड है, अगर मेटल का क्या है? ऑक्साइड है, उसको सिंपली आप गर्म भी कर दो, चाहे जैसे इसमें लिख रखे ना, सिंपली क्या कर दो? उसको हीट कर दो। डेल्टा मतलब क्या है? हीट, उष्मा। उष्मा कहां से मिलेगी? टेम्परेचर देके। गर्म कर दोगे तो प्योर फॉर्म में आपकी मेटल निकल आएगी, और यहां से ऑक्सीजन आपकी, ऑक्सीजन ही बाहर निकली ना, और ऑक्सीजन गैस आपकी बाहर। समझ में आई बात? इस प्रकार से होगा। अब यहां से एक नंबर का क्वेश्चन क्या बनेगा कि HgS है ना, ये पेपर में आपसे एक नंबर का क्वेश्चन क्या पूछेगा? गिव द फॉर्मूला ऑफ सिनेबार। सिनेबार का सूत्र लिखें। तो सिनेबार कुछ और ना होकर क्या होती है? जब मर्क्यूरी के साथ क्या हो? सल्फाइड और हो, या सल्फर हो, या सल्फाइड का अयस्क हो, उसी क्या बोलते हैं? सिनेबार। तो जब सिनेबार को क्या करोगे? हीट करोगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मेटल का उसका ऑक्साइड बनेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर। फिर दोबारा से मेटल ऑक्साइड को क्या करेंगे? हीट करेंगे, और उसमें से ऑक्साइड बाहर ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकल जाएगा, और आपकी प्योर फॉर्म में मेटल आपको मिल जाती है। तो इस प्रोसेस को आपको क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। और किसके लिए? ये मेटल एक्सट्रैक्टिंग इन लो एक्टिविटी सीरीज। इसी प्रकार से किसके लिए होगा? आप किसके लिए पढ़ोगे इसमें? कॉपर के लिए। देखो, और जब एक अमलगम पढ़ेंगे, ठीक है, जब मर्क्यूरी के साथ क्या होगी, उसके लिए हम अमलगम बोलेंगे उसको, ठीक है। जैसे अगर कॉपर की बात करें, Cu2S, कॉपर का सल्फाइड होगा, क्या देंगे? ऑक्सीजन, हाईली हीटेड करेंगे भाई, ठीक है। तो क्या होगा? कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर। फिर दोबारा से इस कॉपर ऑक्साइड को क्या करेंगे? हीट करेंगे, कॉपर अलग और ऑक्सीजन गैस अलग। यानी ये आपको ये स्टेप लिखने हैं एनसीईआरटी में पढ़ के, और ये रिएक्शन दिखानी है, ठीक है। इसके बारे में इतना ही था। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, यानी जो निचली श्रेणी में, शिखर श्रेणी में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से होगा, ये उसके बारे में था।
तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।